Hello, students. Let's talk about the ray optics. Let me clear your ray optics. It's such as a vast topic, and it is classified in four different sections. First is section A, the refractions by the spherical mirror, और जिसके बारे में आप 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आपने इमेज फॉर्मेशंस वगैरह भी पढ़ा है. नेक्स्ट वन इज द सेक्शन बी, refractions through plane surface and the lens. Next is section C, the deflections of light, and the last one is the section D, optical instrument. Okay, so section A and B what you have already read. So today we are going to start the deflections of light, which is the section C. Okay, here are the some topic जो इस चैप्टर्स में बीच में आएंगे आपको. तो चलिए एक बार देख लेते हैं, हम फटाफट क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या है टॉपिक्स को. प्रिज्म इंट्रोडक्शन है, देन द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, डिस्पर्शंस ऑफ लाइट है, एंगुलर डिस्पर्शंस है और डिस्पर्सिव पावर. एंड द लास्ट वन इज रैम्बो. रैम्बो इट्स एन एग्जाम्पल, one of the applications, you can say this applications of scattering of लाइट. तो उसके बारे में तो खैर हम बाद में डिस्कशन करेंगे बेटा. लेट्स स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शंस ऑफ प्रिज्म. सो हियर आई एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशंस ऑफ प्रिज्म. सो क्या बोलती है डेफिनेशंस? प्रिज्म इट्स सच एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड ऑफ 3 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर पेजेस. बचपन से आप देखते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने ट्रायंगल नहीं देखा है, रेक्टेंगुलर नहीं देखा है, बट प्रिज्म आपके लिए क्या है, थोड़ा सा नया है. 10th में भी आपने हालांकि देखा होगा प्रिज्म को लैब वगैरह में, तो आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि उसमें क्या होता है बेटा कि 3 जो है वो रेक्टेंगुलर फेस होता है. आप इसको पेजेस भी बोल सकते हैं, फेसेस भी बोल सकते हैं और सरफेस भी बोल सकते हैं. ठीक है, 3 रेक्टेंगुलर होता है और 2 क्या होता है बेटा, ट्रायंगुलर होता है. तो मैं आपको 1 बाय 1 हाईलाइट करके दिखा देती हूँ किस तरीके से हमारा मतलब, क्योंकि हम 2D पर 3D को 2D पर समझने की कोशिश करें, इसलिए मैं आपको हाईलाइट करके बता रही ताकि आपके लिए आसान हो जाए थोड़ा सा. तो देखिएगा, ठीक है, ये तो आपको पहले दिख रही है आपका. दिस वन इज योर फर्स्ट रेक्टेंगुलर surface. Okay, and second this your rectangular surface, this your last third rectangular face. Okay, so in this way you have 3 rectangular face. ठीक है. And what about the triangular faces? तो according to definitions 2 triangular face होते हैं. तो चलिए ज़रा हम इन्हें भी हाईलाइट कर लेते हैं. कैसे हाईलाइट करेंगे बेटा, तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से. ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगुलर सरफेस और ये हो जाएगा हमारा दूसरा ट्रायंगुलर सरफेस. तो इस तरीके से 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर के बना हुआ होता है हमारा प्रिज्म. आ रही बात यहाँ पर पे आपको समझ? चलिए ठीक है. अब यहाँ पर पे अब समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव पेजेस या रिफ्रैक्टिव सरफेस क्या होता है. ठीक है, तो लेट मी वेरी क्लियर, जो रेक्टेंगुलर सरफेस आपने देखा उन्हीं रेक्टेंगुलर सरफेस को क्या कहा जाता है बेटा, रिफ्रैक्टिव सरफेस कहा जाता है. क्यों? तो देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है. डेफिनेशन देखिए मैंने यहाँ पर पे क्या लिख रखा है, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे मैंने क्या लिख रखा है. क्या लिख रखा है बेटा, यहाँ पर पे पढ़ेंगे. यहाँ पर पे द रेक्टेंगुलर सरफेस in the prism cause the refractions of light, hence this surface are called the refractive surface or the refractive pages. ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा यहाँ पर पे बेटा. जो रेक्टेंगुलर सरफेस है, प्रिज्म का रेक्टेंगुलर सरफेस है, चूंकि वही रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. दैट मीन्स आपके इसी रेक्टेंगुलर सरफेस पर कोई रे ऑफ लाइट क्या होगी, इंसिडेंट होगी. आ रही बात यहाँ पर आपको समझ. और इसी पर से आफ्टर इंसिडेंट क्या हो जाएगी, वो रिफ्रैक्ट होगी. तो चूंकि यही सरफेस क्या बनता है यहाँ पर पे, रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस वजह से हम इस सरफेस को क्या पढ़ते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव सरफेस या रिफ्रैक्टिव फेसेस पढ़ते हैं. आ रही बात यहाँ पर आपको समझ. चलिए ठीक है. अब नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पर पे आपके पास, क्या आता है नेक्स्ट वर्ड आपके पास, रिफ्रैक्टिव कोर. तो ये रिफ्रैक्टिव कोर क्या होता है, तो इसे जरा देख लेते हैं. द 2 रिफ्रैक्टिव पेजेस ऑफ द प्रिज्म आर फाउंड ऑन विच एज आर कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव कोर.
जिस किनारों पर दो रिफ्रैक्टिव फेस आपस में टकराते हैं या मिलते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन से, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे कि इसको हम कुछ इस तरीके से लेते हैं। ये हो जाएगा आपका P Q R A B C, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रही हूँ, अब आप उससे समझिएगा। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर द लाइन AP, दिस लाइन A to P, it's called the edge. The line AP where the two refracting phase meet, it's called the refracting edge of the prism. Not only this one, even जहाँ कहीं पे भी दो रिफ्रैक्टिंग फेज जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे से मिलेंगे, आप उस सेक्शन को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन को आप क्या डिक्लेयर कर देते हैं, उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन को आप डिक्लेयर कर देते हैं रिफ्रैक्टिव कोर या रिफ्रैक्टिव एज। अब आपको समझ में आया यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव एज का क्या मतलब है यहाँ पर। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसी में मैं आपको और एक नई चीज़ बताने जा रही हूँ, वो क्या है बेटा यहाँ पर द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों सेम चीज़ है यहाँ पर क्या लिखा है, डेफिनेशन क्या बोलता है बेटा यहाँ पर एन एंगल इज सेड्स टू बी एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ इट फॉर्म्स बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिव एजेस, दो रिफ्रैक्टिव एजेस के बीच बनने वाला, है ना। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ को, जैसे कि मैं प्रीवियस पेज में जाना चाहूँगी यहाँ पर ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने इसको क्या लिखा है यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पर इसको। एक्चुअली क्या है बेटा यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, इसे डिक्लेयर कीजिए PQR, इसे डिक्लेयर कीजिए AB और इसे डिक्लेयर कीजिए C। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, बहुत ही क्लियर, एंगल A बिटवीन दैम, किन दो के बीच बेटा यहाँ पर ABQP और ACRP आर द टू रिफ्रैक्टिंग फेस, और उन दो के बीच जो बनने वाला एंगल है, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा यहाँ पर। ये ऑलमोस्ट कितना होता है बेटा 60 डिग्री होता है, और इसके अपोजिट जो साइड होता है वो बेस कहलाता है, नीचे तरफ, ठीक है। और देखिए ऊपर वाला हिस्सा बेस है, देखिए अब बेस आपका QR भी हो सकता है, बेस आपका BC भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है बेटा कि किसी भी प्रिज्म का कौन सा ट्रायंगुलर का साइड जो है वो बेस है, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक हिस्से को घिस के रखते हैं, बेस वाले हिस्से को हम पहले से घिस कर रखते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि हमें बहुत ही क्लियर हो सके कि ये सब बेस है। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जो एंगल होगा हम उसे क्या ले लेंगे, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म के तौर पर ले लेंगे। ओके, चलिए ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म में आते हैं। ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रही है, बहुत ही क्लियर डायग्राम है यहाँ पर। अच्छा, इस डायग्राम को क्लियर करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगी। लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल सेक्शन। देखिए किसी भी प्रिज्म का ये जो था आपका ABC वाला जो पार्ट है यहाँ पर नीचे वाला जो मैंने पार्ट था, इसे मैं क्या बोलूँगी यहाँ पर द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या होता है, तो इसको समझिए यहाँ पर आप, अ सेक्शन ABC ऑफ द प्रिज्म मेड बाय अ प्लेन एट राइट एंगल्स टू द रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म, इट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पर और मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्यों इंट्रोड्यूस कर रही हूँ यहाँ पर द प्रिंसिपल सेक्शन, क्योंकि इसी प्रिंसिपल सेक्शन के थ्रू आप सारी हैपनिंग और सारे इंसिडेंट्स को समझ पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पर सारा रिफ्रैक्शन इसी प्रिंसिपल सेक्शन के थ्रू क्या किया जाएगा, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई, ठीक है। चलिए लेट्स कम ऑन द रिफ्रैक्शंस ऑफ द लाइट थ्रू द प्रिज्म। ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, इससे रिलेटेड थ्योरी मैंने नेक्स्ट पेज में लिख रखी है। यहाँ पर थ्योरी देखिए क्या लिखा है यहाँ पर ABC इट्स अ गिवन प्रिज्म, नो, ABC इट्स प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ गिवन प्रिज्म, AB एंड AC आर इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ पर ओके फाइन, ठीक है। अभी जो दिख रहा है उस बेसिस पे हम सरफेस डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड द PQ, QR and RS are the incident ray, refracted ray and the output beam respectively। कहने का मतलब ये देखिए, ये जो है ना बेटा आपका PQ जो है वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, QR जो है वो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, और RS जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन आउटपुट बीम ऑफ लाइट है यहाँ पर। सारी बात यहाँ पर समझ आपको मैं क्या बोल रही हूँ, PQ के डायरेक्शंस में इंसिडेंट हो रही, QR के डायरेक्शंस में रिफ्रैक्टेड हो रही है, और RS के डायरेक्शंस में वो बाहर निकल जा रही है, दैट मीन्स एग्जिस्ट और आउटपुट बीम यू कैन से, ठीक है। अब देखिए
पी क्यू इंसिडेंट हो रही है बेटा यहाँ पर किस पर इंसिडेंट हो रही है बेटा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी के पॉइंट क्यू पर, जिस पर नॉर्मल क्या है बेटा यहाँ पर ओ एम, जिस पर नॉर्मल क्या है यहाँ पर आपका ओ एम है यहाँ पर ठीक है। और जिस एंगल को बनाते हुए नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हो इंसिडेंट हो रही है बेटा, जितना कुछ भी एंगल बनाते हो इंसिडेंट होती है उसे हम क्या पढ़ते हैं बेटा, उसे हम पढ़ते हैं एंगल आई पढ़ते हैं। सिमिलरली अब आप देखेंगे, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट दैट मीन्स ये जो क्यू आर है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट क्यू आर, ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाते हुए रिफ्रैक्ट होती है उसे हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल आर पढ़ते हैं यहाँ पर ओके। चलिए ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टेड होने के बाद क्या हो गया यहाँ पर आर एस डायरेक्शंस में क्या हो गई, बाहर हो गई, एग्जिट हो गई यहाँ पर तो ये जो आर एस है यहाँ पर ये आपका आउटपुट बीम ऑफ लाइट हो गया। तो ये जो आउटपुट बीम है यहाँ पर ये जो आउटपुट बीम है ये आपका नॉर्मल के साथ नॉर्मल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, एक अनदर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ए बी के पॉइंट आर पर से क्या हो रही है यहाँ पर बाहर हो रही है। तो इस पॉइंट आर पर नॉर्मल क्या है यहाँ पर ओ एन इस नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल क्या है इस आउटपुट बीम का, एंगल ई फॉर एग्जिट और आउटपुट बीम एंगल। ठीक है, आ रही बात यहाँ पर समझिए, तीनों एंगल्स आपको क्लियर हो जाते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर जो लाइट इस पर से होकर गुजरेगी उसका रिफ्रैक्शन आपको एक्सप्लेन किया है। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, ये लैम्डा ये डेल क्या चीज़ है यहाँ पर है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा। तो लेट मी वेरी क्लियर, ये होता क्या है इसको समझिए यहाँ पर ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं, थ्योरीज आपको एकदम क्लियर है यहाँ पर एंगल ई इज द एंगल बिटवीन द आउटपुट बीम ऑफ द लाइट एंड द नॉर्मल, इट इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ एग्जिट। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एंगल पी क्यू एम आर क्यू ओ और एंगल डेल एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल। अब आती है यहाँ पर डेल की बारी, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द आउटपुट बीम, इट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कहने का इन दो के बीच बनने वाला बेटा, यानी आपका ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है, और दूसरा क्या बताया मैंने यहाँ पर आउटपुट बीम, इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड द एंगल डेल। इसको हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर डेल, दिस इट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। इसे ही हम एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ते हैं। डेविएशन का मतलब क्या है, कितना डाइवर्ट हुई। डेविएशन का मतलब क्या है बेटा, कितना डाइवर्ट हुई। कहने का मतलब समझिए, ये लाइन पी क्यू डायरेक्शंस में इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या है बेटा यहाँ पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या यहाँ पर पी क्यू के डायरेक्शंस में इंसिडेंट हो रही है। किस डायरेक्शंस में इंसिडेंट हो रही है, पी क्यू के डायरेक्शंस में इंसिडेंट हो रही है। अब उसको जाना था क्यू यू के डायरेक्शंस में, यानी कि सीधा, बट चूंकि प्रिज्म रखा हुआ है जो कि ग्लास का बना हुआ है यहाँ पर तो ऑब्वियसली इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर जो एक हैपनिंग होनी चाहिए वो हैपनिंग क्या है, रिफ्रैक्शन। तो लाइट जो है वो क्या हो गई यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, सीधी ना जा करके वो थोड़ी सी क्या हो गई यहाँ पर नॉर्मल की और जैसे कि आप जानते हैं रिफ्रैक्शंस में मीडियम डेंस होता है। आप एयर से आ रही थी यहाँ पर फर्स्ट मीडियम क्या था पी क्यू, वो एयर से आती हुई क्या हो गई ग्लास में इंसिडेंट हुई है ना, ग्लासिकल सरफेस पर क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी यहाँ पर नॉर्मल की ओर बेंड होगी क्या यहाँ पर नहीं, नॉर्मल से दूर हटेगी। तो देखिए ये जो नॉर्मल यहाँ पर एम ओ, इस एमओ की ओर बेंड ना हो करके एमओ से दूर हट करके कहाँ निकल गई, यहाँ सॉरी एमओ की ओर बेंड हो गई है। ठीक है, सॉरी है ना, मैंने क्या कहा बेटा यहाँ पे, ये क्या हो जाती है पी क्यू डायरेक्शंस में जो इंसिडेंट हुई है वो क्यू टी मार्ग में ना निकल करके, यानी सीधी ना निकल के क्या हो जाती है, थोड़ा सा बैंड हो जाती है। दैट मीन्स इट बैंड्स क्या हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। सीधी सी बात है यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है एंड दैट्स वाई। और बैंड होकर के क्यू आर डायरेक्शंस में निकल जाती है। किस डायरेक्शंस में निकल जाती है, क्यू आर डायरेक्शंस में निकल जाती है। अब देखिए यहाँ पर अब जब क्यू आर डायरेक्शंस में निकल गई है और आर एस डायरेक्शंस में जब वो बाहर हो रही है, तो आर एस जब वो बाहर हो रही है तो फिर से मीडियम चेंज हो रहा है यहाँ पर अब मीडियम कैसा है, एयर। तो सीधी सी बात है यहाँ पर फिर से वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी। और चूंकि क्या यहाँ पर एयर क्या यहाँ पर एज कम्पेयर टू ग्लास कम डेंस होता है एंड दैट्स वाई ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, यहाँ पर नॉर्मल से दूर हटेगी। तो देखिए ये इसका नॉर्मल है और नॉर्मल की ओर बेंड ना होकर के क्या हो गई है, वो नॉर्मल से दूर हट के आर एस डायरेक्शंस में निकल गई है। इज दैट ओके और नॉट, क्लियर है यहाँ पर आपको। ठीक है, चलिए तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पर तो मैं यहाँ पर जो डेविएशन बता रही हूँ, डेविएशन से मतलब ये है कि कितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है और एक्चुअली में कितना एंगल बनाते हुए वो बाहर हो रही है। ठीक है,
क्योंकि कहीं ना कहीं लाइट जो है वो अपने एक्चुअल डायरेक्शन से क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ एंगल। तो जिस कुछ एंगल वो डिफ्लेक्ट होती है उसी कुछ एंगल को हम क्या पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डेविएशंस पढ़ते हैं। तो ये कैसे समझ में आएगी कि कितना एंगल वो डिफ्लेक्ट हुई है, भाई सीधी सी बात है। तो इसके लिए आपको इनपुट रे ऑफ क्या लेना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर पे इनपुट रे ऑफ लाइट लेना पड़ेगा और दूसरा आउटपुट रे ऑफ लाइट आपको लेना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है ये इनपुट रे ऑफ लाइट को आप यदि इस तरफ खींचते हैं और आउटपुट रे ऑफ लाइट को यदि आप आगे की ओर बढ़ाते हैं तो इनके इंटरसेक्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं। एंड दैट्स वाई कि आप क्या करते थे, इस इनपुट रे ऑफ लाइट को आप आगे की ओर बढ़ाते हैं इस तरीके से, और इस आउटपुट बीम को आप आगे की ओर ना बढ़ाकर पीछे की ओर बढ़ाते, तब कहीं से जा करके इन दोनों रे ऑफ लाइट का हमको इंटरसेक्शन देखने मिलता है। असल में हमको समझ में आता है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का आफ्टर रिफ्रैक्शन असल में कितना डिस्टर्बेंस हुआ और असल में वो कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुई, तभी हमको एंगल ऑफ डेविएशंस का पता चल पाता है। जबकि हम उन दोनों को पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, एक को आगे और दूसरे को पीछे की ओर खींच रहे हैं, तब हमको एंगल ऑफ डेविएशंस मिलता है। और ये हमेशा पीछे की ओर इसी जगह पर मिलेगा, आपको इसी जगह पर मिलेगा, कन्फर्म है। ठीक है, ये डेल से डिनोटेड होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। चलिए अब हम आगे जाएंगे। यहाँ पर हम अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। थ्योरी उसी से रिलेटेड। अब आते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ डेविएशन एंगल its minimum for a particular value of incidence angle, then when you increase the value of incidence angle more, the deviation angle's values starts to increase rather than decrease. Then the same minimum value of the deviation angle, it's called the minimum deviation angle. समझ में आया आपके? देखिए ये जो सीधी सी बात है, जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है बेटा, ये कुछ नहीं है, ये एंगल ऑफ डेविएशंस की मिनिमम या लिस्ट वैल्यू है और कुछ नहीं है यहाँ पर। दैट मीन्स सबसे कम होने वाला डिफ्लेक्शन। आ रही बात समझ? दैट मीन्स आफ्टर इंसिडेंट या आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई, कितना ज़्यादा नहीं, कितना कम डिफ्लेक्ट हुई, उस लोएस्ट या उस लिस्ट मिनिमम डेविएशन को ही हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस पढ़ते हैं। और ये हमको कब मिलता है या किस कंडीशंस में मिलता है, तो उसको समझिए। शुरुआती स्थिति में क्या होता है, बेटा, जबकि कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, जब कोई रे ऑफ लाइट क्या होती है बेटा, इंसिडेंट होती है, तब क्या होता है यहाँ पर पे आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या होता है बेटा, यहाँ पर पे वो क्या होता है, यहाँ पर पे सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं बेटा, जैसे जैसे हम क्या करते हैं है ना, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते चले जाते हैं, इंसिडेंट एंगल बढ़ता चला जाता है, ठीक वैसे ही क्या होता चला जाता है, आपका एंगल ऑफ डेविएशंस कम होने लगता है। देखिए ये आइडल ग्राफ के थ्रू आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जो आइडल ग्राफ है यहाँ पर देखिए, एक्स एक्सिस पर क्या हायर किया गया बेटा, एक्स एक्सिस पर क्या हायर किया गया, देखिए ज़रा, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट किया, और वाई एक्सिस पर हमने एंगल ऑफ डेविएशंस को हायर किया है। तो देखिए होता क्या है असल में, उस चीज़ को समझिए। एंगल ऑफ डेविएशन वाई एक्सिस पर क्यों हायर किया गया, क्योंकि वाई एक्सिस पर जाता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कहने का मतलब हम करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस में डिस्टर्बेंस, हम डिसाइड करेंगे कि कितना एंगल बनाते हुए रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाना है, ठीक है। तो ये हमारे हाथों में, तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, इसको हमने एक्स एक्सिस पर हायर किया, और कितना एंगल बनाते हुए हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन हमको देखने मिलेगा। एंड दैट्स वाई वो इंडिपेंडेंट है, तो हमने उसको वाई एक्सिस पर हायर कर रखा है। ये तो आपको पता ही होगा किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। सेकेंड थिंग कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पे कि इस पर आपको देखो शुरुआती स्थिति में I1 पर आपको क्या मिल रही है, डेल की वैल्यू इस लेवल पर मिल रही है, ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा मिल रही है। जैसे जैसे आप टूवर्ड्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर पे, टूवर्ड्स हो रहे हैं यहाँ पर पे, दैट मीन्स टूवर्ड्स या वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होता जा रहा है यहाँ पर पे, एंगल ऑफ डेविएशन का मान लो होता जा रहा है। दैट मीन्स माइनस पर जा रहा है, किस पर जा रहा है, माइनस पर। देखिए ग्राफ देखिए डाउनवर्ड्स में हो गया है, ग्राफ नीचे की तरफ हो गया है। दैट मीन्स डेविएशन कम होने लगता है, ठीक है। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट्स के एक पर्टिकुलर वैल्यू आई पर, मैं किस पर बात कर रही हूँ, आई पर, यहाँ जा करके क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू जो है वो सबसे कम होती है,
ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के एक पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या हो जाती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आकर के एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो अपनी लिस्ट वैल्यू को गेन करता है। ये आपकी लिस्ट वैल्यू जिसको हम डेल एम से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, जैसे अब मैं क्या हो रही हूँ, फिर टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो रही हूँ, अब मैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करूँगी, तो लेट मी वेरी क्लियर कि अब आपका डेविएशन जो है वो घटने के बदले बढ़ना शुरू हो जाएगा। एज यू कैन सी हियर, मैंने ग्राफ ऊपर की तरफ लिया है, आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने ग्राफ ऊपर की तरफ कर दिया यहाँ पर पे। ठीक है, अब आपका जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन कैसा होगा, बढ़कर मिलेगा। घटकर अब तक घट रहा था लेकिन अब बढ़कर मिलेगा एक स्थिति के बाद। तो जिस स्थिति पर आपको उसकी लिस्ट वैल्यू मिली है आप उसे ही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के तौर पर लेते हैं, और जो डेल एम से डिनोटेड होता है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। लेकिन यहाँ पर आप दो जगह देखेंगे, दो जगह पर आपको सेम वैल्यू मिलती है। एक मिल रही है आपको I1 पर और दूसरी मिल रही है I2 पर। मतलब शुरुआती स्थिति में आपका क्या था, यहाँ पर डेविएशन बहुत ही मतलब जिस वैल्यू पर था और वो वैल्यू रिपीट हो जाती है। दैट मीन्स डेल जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एक हो रहा है I1 पर और दूसरा हो रहा है यहाँ पर आपका I2 पर, है ना। सेम डेविएशन हमको 2 बार देखने मिलता है। जो शुरुआती स्थिति में वो रिपीट होता है एक वक्त के बाद, लेकिन कब, जब आप मिनिमम डेविएशन के लेवल को पार कर जाते हैं। देखिए यहाँ से जब आप पार करके आगे बढ़ते हैं तो आपको सेम ये 2 वैल्यूज रिपीट होती हैं। इस तरीके से बात समझ में आ रही है यहाँ पर लेकिन हाँ, जो मिनिमम डेविएशन है वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आपको एक ही कंडीशंस में मिलता है और वो है I पर मिलता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही आपको क्या मिलता है, अपना एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू मिलती है, और जिसे हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के तौर पर पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद से चाहे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना ही क्यों ना बढ़ा ले, आपका डेविएशन जो है वो और डिक्रीज ना होकर के वो एंगल बढ़ना शुरू कर देता है। देखिए मैंने यहाँ पर अपवर्ड्स में लिया अपना ग्राफ, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मैंने हाईलाइट किया, मतलब अब बढ़ना शुरू हो जाएगा उस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद। तो जिस वैल्यू पर लिस्ट था उसे ही हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पढ़ते हैं। आई होप ये आइडियल ग्राफ आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्या यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर द डायरेक्शंस ऑफ इनपुट बीम एंड द आउटपुट बीम इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन दिस बिलो फिगर, ये जो मैंने फिगर यहाँ पर बना रखा है आपको दिख रहा होगा ये फिगर। ठीक है, ABC इज अ प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, PQ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, RS द आउटपुट बीम ऑफ लाइट, द एंगल PQM इज जस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसे समझिए, जैसे कि आप सभी ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, ऑब्वियसली आप लोग 12th स्टूडेंट्स हैं, 12th स्टैंडर्ड के हैं, तो आपको तो पता है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है कि लाइट को पलटा भी जा सकता है, विपरीत दिशा में भी उसे लिया जा सकता है। सो इन दिस केस, इन दिस वे RS विल बी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब देखिए पलट गया, सब कुछ पलट गया है। जहाँ PQ इंसिडेंट था अब वो आउटपुट बीम ऑफ लाइट तैयार हो जाएगा। RS जो था वो आउटपुट बीम ऑफ लाइट था, अब RS क्या हो गया यहाँ पर आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गया। मतलब लाइट पहले क्या हो रही थी, लेफ्ट से इंसिडेंट हो रही थी सरफेस AB पर के पॉइंट Q पर, तो अब बात पलट चुकी है। अब जो आउटपुट बीम है वो आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ठीक है, आ रही बात यहाँ पर समझ, और वो अब सरफेस AC के पॉइंट R पर क्या हो रही है बेटा, पॉइंट R पर जो है वो पॉइंट R पर क्या हो रही है वो बेटा इंसिडेंट होती हुई, है ना। ने कहने का मतलब देखिए यहाँ पर ये RS जो है वो यहाँ पर से इंसिडेंट हुई और RQ डायरेक्शंस में रिफ्रैक्ट होने के बाद RP डायरेक्शंस में QP डायरेक्शंस में क्या हो जाती है, वो बाहर हो जाती है इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है यहाँ पर मैंने सारे डायरेक्शंस को बदल दिया है यहाँ पर ठीक है, इनपुट और आउटपुट बीम ऑफ लाइट को हमने के डायरेक्शंस को बदल दिया है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगेन द आइडियल ग्राफ शोज that the incidence angle corresponding to the least deviation angle has only one value। ये तो आपको समझ में आ गया कि आइडियल ग्राफ जो है वो क्या शो करता है बेटा यहाँ पर कि इंसिडेंट एंगल के करस्पॉन्डिंग हमको एक ही मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिलता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पर मिलता है। ठीक है, hence I1 and I2 values will be exactly equals in case of minimum deviation। समझ में आ रहा है यहाँ पर
ठीक, फॉर स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा यहाँ पर पे आप सभी जानते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन R1 एंड सिमिलरली म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर पे साइन I2 बाय साइन R2, वेयर द R1 इज व्हाट, the refractive angle, first refractive angle when your light incident from left, okay, and R2 what, R2 is your second refractive angle when your light incident from the right surface, okay. चलिए, now you can balance just because both are the refractive index of the same prism, so you can balance. तो चलिए हमने इसको बैलेंस कर दिया, बैलेंस करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर पे, बट इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको पता होना चाहिए I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, I2 होगा, और जब आप I1 इज इक्वल्स टू I2 लेते हुए चलते हैं तो आप साइन R1 इज इक्वल्स टू साइन R2 भी कर सकते हैं, है ना, और इससे आपको क्या मिल जाता है, R1 इज इक्वल्स टू R2 मिल जाता है. So it's clear the angle AQR is equals to angle ARQ. If both angle of bases are equals, the refractive rays will be parallel to base BC. समझ में आ रहा है यहाँ पर पे आपको मैं क्या बोल रही हूँ, है ना, AQR ARQ. इधर देखिए, एंगल AQR, ठीक है, ये एंगल, और चूंकि ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है बेटा यहाँ पर पे इक्वल्स प्रूफ होते हैं यहाँ पर पे, सो दैट्स वाई क्यू आर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटा यहाँ पर पे, क्यू आर जो है वो क्या हो जाता है, क्यू आर जो है वो यहाँ पर पे आपका इट्स बी सी के इक्वल्स हो जाता है, किसके इक्वल्स हो जाता है, बी सी के इक्वल्स हो जाता है यहाँ पर पे, ठीक है. बेस पर बनने वाले चूंकि दोनों एंगल आपस में बराबर है, इस वजह से रिफ्रैक्टिव रे क्या हो जाती है यहाँ पर पे, बेस बी सी के पैरेलल हो जाती है. नाउ द एंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 माइनस I1 एंड एंगल एस आर सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस I2. एंड हाउ कुड बी पॉसिबल, तो चलिए वापस ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं यहाँ पर पे, पी क्यू बी बी कहाँ पर पे जा रहा है बेटा, नीचे तरफ जा रहा है यहाँ पर पे. एंगल पी क्यू बी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर पे, एंगल पी क्यू बी क्या तैयार हो गया, 90 माइनस I1. हाउ कुड बी पॉसिबल, 90 माइनस I1 कैसे पॉसिबल हुआ बताइए यहाँ पर पे. तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू बी है ना, ये आपका पी क्यू बी है, तो देखिए ये कैसे आपका, हाँ ये जो है ना बेटा, ये जो है एक मिनट, पी क्यू बी आपको समझना है, ये 90 माइनस कैसे हुआ, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, ये एम क्यू बी जो है बेटा यहाँ पर पे, ये एक्चुअली में कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि डोंट यू फॉरगेट इट कि एमओ जो है वो आपका नॉर्मल है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर पे आपको. तो ये 90 डिग्री है, 90 में एक एंगल तो क्लियर है यहाँ पर पे, एम क्यू पी इज इक्वल्स टू व्हाट, इंसिडेंट एंगल है I1, तो जो रेस्ट एंगल होगा वो क्या होगा यहाँ पर पे, 90 माइनस I1, हियर इज नो डाउट. क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, जो रेस्ट एंगल है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर पे आपका, 90 माइनस I1. सिमिलरली एंगल एस आर सी भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस R2 हो जाएगा. अब चूंकि I1 इज इक्वल्स टू I2 है, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू एंगल एस आर सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I सपोज कर लीजिए, कॉमन एंगल सपोज कर लीजिए I. तो इस तरीके से आपको समझ में आता है कि ये दोनों एंगल बराबर, कौन से दोनों एंगल बराबर है बेटा यहाँ पर पे, देखिए कौन से दोनों एंगल, ये भी बता देती हूँ. क्या कंक्लूजन आपको मिलता है यहाँ पर पे, एंगल पी क्यू बी एंगल एस आर सी, ये जो एंगल है 90 माइनस I है, ये भी 90 माइनस I है. समझ में आ रहा है यहाँ पर पे आपको कहने का मतलब ये एंगल किससे मिल करके बन रहा है बेटा, एक ये जो एंगल बना है यहाँ पर पे आपका, ये बना है यहाँ पर पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पी क्यू से मिल करके, ठीक है, और जो दूसरा एंगल यहाँ पर पे बन रहा है आपका, वो बन रहा है यहाँ पर पे, जो दूसरा एंगल है वो मिल करके बन रहा है यहाँ पर पे आपका आउटपुट बीम ऑफ लाइट आर एस से मिल करके बन रहा है. समझ में आ रहा है, किससे मिल करके बन रहा है यहाँ पर पे, आउटपुट बीम आर एस से मिल करके बन रहा है. तो क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब कि जितना एंगल बनाते हुए लाइट इंसिडेंट होती है, उतना ही एंगल बनाते हुए लाइट क्या होती है यहाँ पर पे, रिफ्रैक्ट होती है. ये बात आप यहाँ पर पे क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन के तौर पर कह सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों को जब हम कंक्लूजन पर आते हैं तो क्या निकलता है, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मिलता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, यानी जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है उतनी एंगल बनाते हुए क्या हो जाती है, वो आउट हो जाती है। सेकेंड थिंग कि लाइट जो है यदि एक तरफ से जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है तो दूसरे रिफ्रैक्टिव सरफेस से भी उतना ही एंगल बनाते हुए क्या होगी, जो है वो कहने का मतलब यदि हम बात करें यहाँ पर पे किसकी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की बात करें तो वो उतने एंगल उस तरफ से भी बनाएगी। थर्ड कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पर पे, एंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू एंगल सी आर एस। ठीक है, यहाँ पर पे दैट मीन्स द incident ray and the output beam of light are bent at the same angle from the refractive pages of the prism। प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव सरफेस से ठीक इक्वल समान एंगल बनाते हुए दोनों बैंड है झुकी हुई हैं। समझ में आया यहाँ पर पे आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? ये जो हमने यहाँ पर पे सॉल्व किया है, ये चीज़ जो एम्प्लाइज करा के हमने यहाँ पर पे दिखाई है, ये मैथमेटिकल फॉर्म किस चीज़ का कंक्लूज़न है, वो इसी बात का कंक्लूज़न निकलता है जो अभी आपको मैंने पढ़ाया यहाँ पर पे। कहने का मतलब यानी कि ये देखिए यहाँ पर पे ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जितना एंगल बनाते हुए बैंड हो रही है, रिफ्रैक्टिव सरफेस से जितना एंगल बनाते हुए बैंड हो रही है, ठीक उतना ही एंगल बनाते हुए आउटपुट बीम भी क्या होगी, बैंड होगी। आ रही बात यहाँ पर पे समझ? दैट मीन्स इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पी क्यू जितना एंगल बना रिफ्रैक्टिव सरफेस से जितना एंगल बनाते हुए बैंड है, झुकी हुई है, ठीक उतना ही रिफ्रैक्टिव सरफेस से बैंड होकर के कौन, आउटपुट बीम बाहर निकलेगी। ये बात यहाँ पर पे क्लियर हो जाती है। जितना बैंड होकर के ये इनपुट दे रही है उतना ही क्या करेगी, वो एंगल रिफ्रैक्टिव सरफेस से बनाते हुए वो आउटपुट भी देगी। ये यहाँ पर पे इन चीज़ों का कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा कंक्लूजन यहाँ पर पे, इफ बोथ एंगल्स ऑफ बेसेस आर इक्वल देन रिफ्रैक्टिव रे विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। यदि बेस पर बनने वाले दोनों एंगल, कहने का मतलब देखिए बेस पर बनने वाले दोनों एंगल आपस में, ये क्या था आपका, बेस था। बेस कौन सा बेटा यहाँ पर पे देखिए, बेस पर बनने वाले दोनों एंगल यदि आपस में बराबर है, कौन से दोनों एंगल मैंने बताया यहाँ पर पे, अभी आपने क्या प्रूफ किया था, ए क्यू क्या था आपका, आर था, ये वाला आर है ना, ए क्यू आर, एंगल ए क्यू आर और दूसरा क्या एंगल ए आर क्यू। ये दोनों एंगल कैसे हैं बेटा, ये दोनों एंगल के यहाँ पर पे एक दूसरे के इक्वल हैं। यदि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या प्रूफ हो जाता है यहाँ पर पे आपका, कि ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर किसके पैरेलल होगा, बेस बी सी के पैरेलल होगा। ये बात यहाँ पर पे कंक्लूजन के तौर पर सामने आती है। नेक्स्ट, thus it is clear that in the case of minimum deviations light or ray of light faces symmetrically in prism। ये बोलना चाहिए यहाँ पर पे इन तीन चार ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, तीन चार, इन चारों पॉइंट्स, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इन चारे पॉइंट्स को जब हम समराइज करते हैं और एक फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं तो फाइनल कंक्लूजन निकलता है क्या, कि भाई ये जो हमारा मिनिमम डेविएशंस की यदि हम बात करें तो मिनिमम डेविएशंस के केस में जो हमारी लाइट यहाँ पर पे रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअली प्रिज्म में से सिमेट्रिकली गुजरती है, या प्रिज्म में सिमेट्रिकली गुजरती है। मतलब जैसे वो इंसिडेंट हो रही है, जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है, दूसरे तरफ से उतना ही एंगल बनाते हुए क्या होती है, बाहर होती है। ये सारी चीज़ें जो है फाइनली सिमेट्रिकली जो है वो प्रिज्म पे से गुजरती है। ये सारी बातों का कंक्लूजन यहाँ पर पे निकलता है। आ रही बात यहाँ पर समझ? यदि आपको ये घुमा फिरा के पूछते तो आप इस चीज़ों को इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर पे। नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, चलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। लेट्स कंटिन्यू विद द सेम फिगर दैट वाज मेड इन द पेज नंबर 7। तो चलिए अब हम जाएंगे पेज नंबर 7 पर। आपको वापस से कंटिन्यू होना है यहाँ पर पे इस वाले डायग्राम के साथ। और अब आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रिज्म को आपको कैलकुलेट करना है। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं आप यहाँ पर पे एंगल ऑफ प्रिज्म को? ठीक है, आप एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं, सॉरी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालना है यहाँ पर पे। प्रिज्म जिस भी मटेरियल का बना होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स म्यू, आपको फॉर्मुलेट करना है। तो कैसे फॉर्मुलेट किया जा सकता है? नाउ एंगल ऑफ डेविएशंस के साथ आपको कंटिन्यू होना है। एंगल ऑफ डेविएशंस क्या है? यूटीएस। कैसे यूटीएस है? यहाँ पर पे देखिए, दिख रहा है यहाँ पर पे
UTS, ये आपका क्या है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन दिख रहा है यहाँ पर पे, UTS आपका एंगल ऑफ डेविएशन। इसके साथ आप कंटिन्यू हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर पे ये UTS जो है ये एंगल किसके बराबर होगा यहाँ पर पे, इन दोनों एंगल्स के, इसके और इसके, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल्स होगा यहाँ पर पे। आपने पढ़ा होगा शायद, आप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, बिकॉज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इट्स इक्वल्स टू द डिस्टल एंगल सिचुएटेड आउटसाइड। समझ में आ रहा है यहाँ पर पे, किसी भी ट्रायंगल के अंदर के दो कोणों, आ रही बात यहाँ पर पे, दो एंगल्स का सम जो होता है वो उस ट्रायंगल के बाहर दूर पर स्थित तीसरे एंगल के क्या होता है यहाँ पर पे, इक्वल्स होता है। वही फंडा हम यहाँ पर पे इस्तेमाल करके अपने एंगल ऑफ डेविएशंस को इस तरीके से क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, इन दो एंगल्स के सम में ब्रेक कर देते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर पे हम। अब TQR को, एंगल TQR को क्या लिखा जा सकता है, I1 माइनस R1। वाई I1 माइनस R1 आपने लिखा, एंगल TQR किस तरीके से I1 माइनस क्या हुआ यहाँ पर पे आपका R1 हुआ। अब इस चीज़ को समझिए, TQR, बैक हो जाइए, TQR, T, वेयर इज योर T, वेयर इज योर T, T कहाँ है, T देखिए, T ये है T, TQR, ये आपका क्या हुआ बेटा यहाँ पर पे, ये क्या हो रहा है यहाँ पर पे आपका एंगल I1 माइनस R1 हो रहा है। एंड हाउ कुड बी पॉसिबल, तो ये ऐसे पॉसिबल हुआ असल में, कैसे हुआ ये एंगल, एक्चुअली में ओवरऑल एंगल क्या है, I है, ओवरऑल एंगल क्या है बेटा, I है। ओवरऑल से मेरा मतलब यहाँ पर पे क्या है, ये पूरे एंगल से, इस पूरे एंगल से मेरा मतलब है, इस पूरे एंगल से मेरा मतलब है। समझ में आ रहा है यहाँ पर पे आपको, ये देखिए ये जो पूरा एंगल है ना यहाँ पर पे, ये कंप्लीट एंगल क्या है, I है। कंप्लीट एंगल क्या है बेटा, I है। तो जब आपको क्या करना है, ये जो कंप्लीट एंगल है दो पार्ट्स में क्लासीफाइड हुआ, कौन से दो पार्ट्स में क्लासीफाइड हुआ, अब उसे समझिए यहाँ पर पे। दैट मीन्स एंगल AQR है, AQO है। इट्स क्लासिफाइड इन टू सेक्शंस। किन दो सेक्शंस में, एंगल AQR जाएगा आपका, हाँ ठीक तो बोल रही बेटा मैं, एंगल AQO बोलोगे तो पूरा जाएगा, एंगल AQO बोलने से पूरा कितना जाएगा यहाँ पर पे, I1 चला जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, एंगल यहाँ पर पे सिर्फ और सिर्फ, सही तो बोल रही बेटा, AQO जो है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। एक है आपका AQO जो है, कौन से दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, इसको समझिए यहाँ पर पे, एक सेकंड। ये देखिए ये जो एंगल है ये दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, कंप्लीट एंगल। एक जा रहा है यहाँ पर पे आपका RQO और दूसरा जा रहा है यहाँ पर पे आपका क्या, RQA। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, इस तरीके से मैंने दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया इसको, ठीक है। तो कंप्लीट I जो है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, जिसमें वन ऑफ द क्लासिफिकेशन के यहाँ पर पे आपके पास R1 है। तो जो बाकी बचा एंगल है वो क्या होगा, ऑब्वियसली I1 माइनस R1 होगा यहाँ पर पे। अब समझ में आया आपको, जैसे आपने लेफ्ट साइड पर किया वही सेम चीज़ कहाँ पर पे तैयार हो जाएगी, आपके राइट साइड पर पे भी तैयार हो जाएगी यहाँ पर पे, इस तरीके से। तो यहाँ पर पे एंगल TRQ भी क्या निकल जाएगा यहाँ पर पे, I2 माइनस R2 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर पे, चलिए ठीक है। अब इसको जनरली सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, आई को एक तरफ अरेंज कर लेते हैं और आर को एक तरफ अरेंज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पर पे आपको, चलिए ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर पे, इसको आप इक्वेशंस नंबर 1 डिक्लेयर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पे, बट इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशंस I1 इज इक्वल्स टू I2 होगा, ठीक है। R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R हुआ, ये भी ठीक है। आप इन वैल्यूज़ को वापस से इक्वेशंस नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, मिनिमम डेविएशन क्या मिल जाता है यहाँ पर पे, 2I माइनस 2R इक्वेशंस नंबर 2 एम्प्लाइज हो जाता है। ओके, नाउ इन रेक्टेंगल AQOR, अब आप जाते हैं अपने रेक्टेंगल AQOR में, जिसे आप रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। असल में एक रेक्टेंगल ही कहीं ना कहीं देखा जाता है, और जिसमें क्या है यहाँ पर पे आपका हर एक एंगल 90 डिग्री यहाँ पर पे, इच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आ रही बात यहाँ पर पे समझ। तो आप जा रहे हैं यहाँ पर पे
रेक्टेंगल AQOR में। तो चलिए मैं ज़रा आपको दिखा देती हूँ। इसमें आप किन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री ले रहे हैं यहाँ पर पे, AQO और ARO का ले रहे हैं यहाँ पर पे, ठीक है, यहाँ पर पे AQO और ARO। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पे, ये देखिए एंगल AQO ये हो गया आपका पहला एंगल, और दूसरा यहाँ पर पे ले रहे हैं ARO, ये दूसरा एंगल है यहाँ पर पे। इन दोनों एंगल का ये क्वाड्रिलेटरल, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटर था, इस क्वाड्रिलेटर के अंदर आप ले रहे हैं पहला एंगल, ये ले रहे हैं आप, और दूसरा एंगल आप इसको ले रहे हैं यहाँ पर पे। आ रही बात समझ? इन दो एंगल का सम आप 180 डिग्री लेकर के चले, वैसे ही आप इन दो एंगल्स का सम भी 180 डिग्री लेकर के चलेंगे। तो ऐसे में आपको दो न्यू इक्वेशंस मिलेंगे यहाँ पर पे। ये देखिए ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर पे आपको मिल जाते हैं यहाँ पर पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एंगल AQO प्लस ARO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री। ये रीजन आप यहाँ पर पे देते हैं। रेस्ट एंगल को भी आप, रेस्ट एंगल का सम भी आप क्या लेकर के चलते हैं, 180 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर 3 अप्लाइज करा देते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पे क्या हो जाएगा। अब आप आते हैं ट्रायंगल OQR में, और जैसे कि आपको पता है यहाँ पर पे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इससे आपने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 4 एम्प्लाइज करा दिया किस पर, ट्रायंगल OQR पर। समझिए यहाँ पर पे ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये देखिए आप जा रहे हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ये जो आपका ट्रायंगल है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पर पे आपको। इसमें से ये है पहला एंगल R1, दूसरा एंगल है R2, और ये जो तीसरा एंगल है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर पे आपका 180 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा यहाँ पर पे। होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है आपको बेटा? वही काम यहाँ पर पे आपने किया है। ये समझ में आया आपको मैंने कैसे बताया यहाँ पर पे, किस वाले ट्रायंगल के अंदर आपका, इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर पे। चलिए अब आप इसको आगे देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंबाइंड कर देते हैं। 3 और 4 को कंबाइंड करने पर पे देखिए क्या हो जाता है। 3 और 4 को कंबाइंड करने पर पे इक्वेशन नंबर 5 जो है वो एम्प्लाइज होकर के आपको मिलता है, और 5 जब एम्प्लाइज होकर के मिलता है तो आपको क्या मिल जाता है, R इज इक्वल्स टू A/2 मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R। तो R की जो आपको वैल्यू है, दैट मीन्स जो आपका रिफ्रैक्टिव एंगल है वो आपको मिल जाता है A/2 के इक्वल्स। किसके इक्वल मिल जाता है? A/2। अब R की इसी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आपका मिनिमम डेविएशन आपको मिल जाता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो कि 2i माइनस a के इक्वल्स है। और आफ्टर and you got this value after putting the value of R and you got I, you can amplice I, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो मिनिमम डेविएशंस निकालना नहीं है बल्कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी डिपेंडेंसी दो चीज़ों पर है, I और R पर। R हमने निकाल लिया है और I अब हमको मिल चुका है। आई बात यहाँ पर समझ। नाउ दिस इज टाइम टू पुट द वैल्यूज ऑफ I एंड R ऑन द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में जाकर के आप क्या कर देते हैं बेटा, ये दोनों वैल्यूज़ को जो है वो आप यहाँ पर पे रख देते हैं इस तरीके से। तो यू गॉट दिस फॉर्मूला साइन A प्लस डेल M बाई 2 साइन A/2। आ रही बात समझ यहाँ पर पे। फॉर थिन प्रिज्म कंडीशन चेंज हो जाएगी। देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है क्योंकि यही आपका मेन क्या है यहाँ पर पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर पे। याद रखिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिपेंडेंसी किन चीज़ों पर हो गई यहाँ पर पे, एंगल ऑफ प्रिज्म पर हो गई और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस पर। दिख रहा है ना यहाँ पर पे आपको, A दिख रहा है और क्या दिख रहा है यहाँ पर पे, डेल M दिख रहा है। सो इन दो चीज़ों पर इसकी क्या होगी यहाँ पर पे, डिपेंडेंसी। जब तक आपको इन दो की वैल्यूज डिटरमाइन नहीं होंगी आप आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म नहीं निकाल पाएंगे। फॉर्मूला यही है इक्वेशन नंबर 6। ओके। यदि प्रिज्म आपका पतला है तो ऐसी कंडीशंस में आप इक्वेशन नंबर 1 और 5 के साथ कंटिन्यू हो जाते हैं और आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर पे, आपको मिल जाता है डेल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A। नाउ A प्लस डेल इज इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2। इसे आप इक्वेशन नंबर 7 के तौर पे डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब वापस आप जाएंगे यहाँ पर पे, किस पर जाएंगे अब आप, तो देखते हैं प्रीवियस नेक्स्ट पेज क्या है यहाँ पर पे आपका। इफ प्रिज्म इट्स सो थिन देन क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, ये चीज़ आपको पता है, आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं। साइन I1 इज इक्वल्स टू I1 साइन R2 इज इक्वल्स टू R2। क्योंकि पतला है तो जाहिर सी बात है छोटे से छोटा एंगल है ना, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होगी वो कुछ ही एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होंगी। या बोलना चाहिए जब यहाँ पर पे प्रिज्म पतले से पतला होगा तो एंगल छोटे से छोटा होगा, चाहे वो इंसिडेंट एंगल हो चाहे वो रिफ्रैक्टेड एंगल हो। ठीक है, एंगल छोटे से छोटा होगा। और जब कोई एंगल छोटे से छोटा होता है तो साइन थीटा में कन्वर्टेड हो जाता है। आ रही बात यहाँ पर समझ, ये चीज़ आपको पता होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं यहाँ पर साइन I1 इज इक्वल्स टू I1 ले लेते हैं और साइन R2 इज इक्वल्स टू
R2 ले लेंगे इस तरीके से। और जब हम स्नेल्स लॉ के साथ वापस कंटिन्यू होते हैं तो यहाँ पर बस हमको I1 की वैल्यू म्यू R1 मिलती है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 8 डिक्लेयर करते हैं। सिमिलरली हमको क्या मिल जाते हैं यहाँ पर पे, I2 की भी वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर पे म्यू R2 इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, स्नेल्स लॉ के साथ ही आपको कंटिन्यू होना है, बस करना कुछ नहीं यहाँ पर पे। जब आपका प्रिज्म जो है वो पतला हो तो ऐसी कंडीशंस में एंगल भी छोटे से छोटा होगा, छोटे से छोटे एंगल्स के साथ साइन ऑपरेट नहीं किया जाता। तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या मिल जाएगा, I1 और I2 की वैल्यू इन द टर्म ऑफ म्यू मिल जाती है। इक्वेशंस नंबर 8 और 9 शो हो रहा है आपको। बस अब आप 8 और 9 से क्या कर दीजिए, यहाँ पर पे वैल्यूज़ को इक्वेशंस नंबर 7 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशंस नंबर 7 कहाँ है, यहाँ पर पे आपका प्रीवियस इक्वेशन ये रहा, ये आपका इक्वेशंस नंबर 7। यहाँ पर पे आपको क्या कर देना है बेटा, I1 और I2 की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। आई बात यहाँ पर पे समझ। चलिए, तो अब हम इसको यहाँ पर पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद का केस यहाँ पर पे आप देख सकते हैं, A प्लस डेल इज इक्वल्स टू क्या मिल गया यहाँ पर पे आपको, म्यू R1 प्लस म्यू R2, दोनों से म्यू को आपने कॉमन निकाला R1 प्लस R2 जो कि आप जानते हैं A के इक्वल्स होगा। थोड़ी देर पहले ही आपने ये वैल्यू निकाली थी प्रीवियस इक्वेशन नंबर 5 से। सो यू गॉट डेल इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 A। ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये आपका क्या यहाँ पर पे एंगल ऑफ डेविएशंस का फॉर्मूला है। क्या मिला यहाँ पर पे, म्यू माइनस 1 इंटू A। कहने का मतलब यहाँ पर पे कहीं ना कहीं एंगल ऑफ डेविएशंस की डिपेंडेंसी जो है वो किस पर है, एंगल ऑफ प्रिज्म A पर है, क्योंकि फॉर्मूले में ये आपको क्लियर दिख रहा है। और दूसरा किस पर है यहाँ पर पे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पे भी उसकी डिपेंडेंसी है। तो इन दो चीज़ों पर डिपेंडेंसी फॉर्मूला देख के आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर पे। तो यदि हम डिपेंडेंसी की बात करें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस की, तो वो दो चीज़ों पर है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं यहाँ पर पे। अलावा इसके और किस किस पर इसकी डिपेंडेंसी, वो दो तो आपको दिख ही रहा है, म्यू और A पर तो है ही, उसकी पर तो वो डिपेंडेंट है ही। अलावा इसके देखिए यहाँ पर पे डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कलर ऑफ लाइट पे भी वो डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए यदि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड यूज़ करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर ऑफ लाइट के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, एज यू नो, है ना, एज कम्पेयर टू वायलेट। रेड के लिए क्या होगा यहाँ पर पे, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा, सॉरी बहुत ही क्या होता है यहाँ पर पे, कम होता है। कम होता है कि ज़्यादा, वो देखना पड़ेगा यहाँ पर पे। लेकिन हाँ, चूँकि डिफरेंट कलर के लिए क्या होता है, वेवलेंथ डिफरेंट होता है, और चूँकि वेवलेंथ डिफरेंट होता है, दैट्स वाई कि हर रे ऑफ लाइट के लिए, हर डिफरेंट कलर के रे ऑफ लाइट्स के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग मिलता है। सो दैट्स वाई इट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट्स। ठीक है, कि आपका कौन से कलर की लाइट जो है वो कितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है, ये सारी बातें यहाँ पर पे मैटर रखती हैं यहाँ पर पे। ठीक है, अलावा इसके यहाँ पर पे देखिए म्यू, देखिए मैंने यहाँ पर पे ये बात क्यों बोली, जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स वाली बात मैंने यहाँ पर पे बोली, क्यों बोली, तो अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं यहाँ पर पे। एक देखिए मैंने यहाँ पर पे इक्वेशन लिखा है, म्यू इज इक्वल्स टू A प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर पे क्या निकलता है बेटा, यहाँ पर पे A और B तो कांस्टेंट है। ठीक है, म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, and lambda is the wavelength of that light which incidents on the refracting surface of the prism। प्रिज्म के सरफेस पर इंसिडेंट होने वाली रे ऑफ लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा। तो ए और बी को यदि मैं अवॉइड करूँ तो रिलेशन क्या मिलता है आपको, म्यू इज इनवर्स प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ लैम्डा। आ रही बात यहाँ पर पे समझ। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर पे, इससे आपको समझ में क्या आ रहा है बेटा, इससे आपको समझ में ये आता है कि जिस रे ऑफ लाइट के लिए वेवलेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से कम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स वाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स it's just because the refractive index depends on the color of the light, depends on the wavelength, है ना। So that's why your angle of minimum deviations is also affected, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्पर्शंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।